हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षण। तो ये हम लोग का सेकंड पार्ट है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के चैप्टर का। तो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि किस तरह से इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो पार्टीशन हुआ था उसका प्रोसेस क्या था और उसका आफ्टर मैथ क्या था, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल के आए थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम होती है। तो ब्रिटिश इंडिया जो थी उसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स में, ठीक है। जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में थी, ठीक है, लेकिन ऐसे कई सारे बड़े और छोटे स्टेट्स थे जो प्रिंस लोग रूल करते थे, जिसको हम लोग प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये लोग के पास ना कुछ कुछ इंटरनल अफेयर्स का कंट्रोल उनके हाथ में होता था, जो प्रिंस लोग होते थे उनके हाथ में, ओनली एंड ओनली जब तक वो लोग ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं पैरामाउंसी या फिर सुजेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, कि ये मानना कि हाँ यार ब्रिटिश हमसे सुप्रीम है, ठीक है। ये मान लेना ही एक टाइप का ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से उन पर पकड़ अपनी बनाए रखने के लिए काफ़ी रहता था, ठीक है। और ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर की ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द लैंड कवर करती थी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के टाइम क्या हुआ कि ब्रिटिश रूल जब ख़त्म हो गया तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी उसके ऊपर से भी ब्रिटिश का जो सुप्रीमेसी था वो ख़त्म हो चुका था, राइट। और उस टाइम पे जो प्रिंसली स्टेट्स थे देवर 565 प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया में। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये अब कह दिया था कि भाई 3 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इंडिया ज्वाइन कर लो, ठीक है, या तो आप पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, या फिर आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। तो ये उनके मर्ज़ी के हिसाब से उनके पास ये 3 विशेस थी, ठीक है। और ऐसा हो गया था कि ये जो डिसीजन है कि आपको इन तीनों में से क्या चूज़ करना है वो लोगों पर नहीं निर्भर करती थी, वो बल्कि जो प्रिंसली रूलर्स थे ना उस टाइम पे उन पे ये डिसीजन उनको लेने का पावर मिल गया, ठीक है। और ये बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम हो चुका था। अगर हम लोग एक यूनाइटेड इंडिया का आइडिया देखते हैं तो उसके लिए ये एक प्रॉब्लम ही था। और प्रॉब्लम्स शुरू होने ही थे तो शुरू हो गए। सबसे पहले जो त्रावणकोर के रूलर थे उन्होंने बोला कि यार हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद और जो त्रावणकोर है वो उस टाइम जैसे अभी अगर हम लोग देखते हैं तो सदर्न केरला और तमिलनाडु के एरिया में है। बट फाइनली 1956 में जा कर के ये केरला का जो स्टेट अभी हम लोग जानते हैं उसमें है ये अभी। और 1956 में ये इंडिया का पार्ट बन चुका था, ठीक है। उसके बाद देखा देखी हैदराबाद है, ठीक है। तो हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने भी कहा कि यार हम भी डिपेंडेंट रहेंगे। फिर उसके बाद वो तो रहे, हैदराबाद हो गया। भोपाल के जो नवाब है वो भी बोल रहे थे कि यार मतलब असेंबली ज्वाइन करने का मतलब बहुत ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन करना नहीं चाह रहे थे, ठीक है, बहुत रिलक्टेंट थे, हिचकिचा रहे थे काफ़ी। तो ये सब देख के जो उस टाइम की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनको पता चल गया कि यार ये तो बहुत अब पॉसिबिलिटी ऐसे तो बन जाएगी कि कितने छोटे छोटे कंट्रीज़ में इंडिया और डिवाइड होती जाएगी। अभी नया नया पार्टीशन हुआ है तो एक फियर था डिवीज़न का, ठीक है। और लोग ये नहीं चाहते थे कि डिवीज़न और हो या फिर और छोटे छोटे कंट्रीज़ बनते जाए। और जो इंडिया का इंडियन इंडिपेंडेंस का एक एम था कि यूनिटी रहेगा, डेमोक्रेसी रहेगा और इंडिया एक सेल्फ डिटरमिन्ड कंट्री रहेगा, तो ये सारे एम ना कभी फुलफिल ही नहीं हो पाते। तो उस पर गवर्नमेंट का क्या अप्रोच था वो हम देखते हैं। तो इंडिया का जो इंटरिम गवर्नमेंट था, या जो इंटरिम गवर्नमेंट बेसिकली वही होती है, एक टेम्पररी एडमिनिस्ट्रेशन जो फॉर्म की जाती है कंट्री को मैनेज करने के लिए, स्पेशली जब एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन हो रहा है उस कंट्री में, ठीक है। तो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट जो थी उसने
इस पॉसिबिलिटी के अगेंस्ट एक स्टांस लिया कि यार और डिवीज़न नहीं होना चाहिए इंडिया का, छोटे छोटे और कंट्रीज़ नहीं बनने चाहिए। तो मुस्लिम लीग जो थी, जो पॉलिटिकल पार्टी ब्रिटिश इंडिया के टाइम में थी वहाँ पे, उन्होंने इंटरनेशनल कांग्रेस को अपोज किया और ये बोला कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, ठीक है, उनके हिसाब से उनको चूज़ करने दिया जाना चाहिए कि भाई आपको जो उन तीनों विशेज़ में से कौन सी आपको सही लग रही है, कौन सा आपको इंडिया ज्वाइन करना है, आपको पाकिस्तान ज्वाइन करना है, आपको इंडिपेंडेंट रहना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हम लोग के उस समय के इंडिया के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर भी थे। उनका एक बहुत ही हिस्टोरिक रोल रहा है सभी प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स हैं उनसे नेगोशिएट करके और डिप्लोमेटिकली ऑलमोस्ट सभी प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में लाने का। ये वैसे तो इजी दिख रहा है, लग रहा होगा, बट एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क था क्योंकि इसमें बहुत ही स्किलफुल परसुएशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, बहुत अच्छे से परसुएड करना होता है लोगों को, जो रूलर्स थे उनको, जो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हों, जिनको अपने हाथ में सारे पावर्स चाहिए। अभी जो गवर्नमेंट की अप्रोच थी वो 3 कंसिडरेशन से गाइडेड थी। सबसे पहला कि एक ये था कि जो लोग थे मैक्सिमम मोस्टली सारे प्रिंसली स्टेट्स के, वो क्लियरली था कि वो इंडिया के पार्ट बनना चाहते थे, ठीक है, इंडिया में जुड़ना चाहते थे। सेकेंडली ये था कि जो गवर्नमेंट थी वो रेडी थी, कि प्रिपेयर्ड थी कि यार ठीक है कुछ रीजन्स में हम लोग ऑटोनॉमी दे सकते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, और वो फ्लेक्सिबल अप्रोच लेने के लिए भी तैयार थी जिसके वजह से उस रीजन्स के डिमांड जो है उससे डील किया जा सके। थर्ड ये था कि पार्टीशन जो हुआ है उसके बाद टेरिटोरियल बाउंड्रीज बनना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका था देश के लिए। 15 अगस्त 1947 से पहले कई सारे पीसफुल नेगोशिएशन किए गए हैं और ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन का हिस्सा बना लिया गया था या वो जुड़ चुके थे, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट जो था वो साइन करते थे रूलर्स जो भी प्रिंसली स्टेट के थे, दैट वाज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसका मतलब ये था जब अगर वो साइन कर देते हैं तो वो जो स्टेट होती है वो इंडियन यूनियन का पार्ट बनने के लिए राज़ी होते हैं, ठीक है, वो उसी का एक डॉक्यूमेंटेशन होता है। लेकिन किस किस प्रिंसली स्टेट्स के एक्सेशन में थोड़ा दिक्कत आया या कंपैरेटिवली ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, ऐसे स्टेट्स हैं जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। तो सबसे पहले हम लोग जूनागढ़ का केस देखते हैं, उसमें क्या हुआ था। तो जूनागढ़ को रूल करते थे वहाँ के नवाब जो कि मुस्लिम थे, ठीक है, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान के साथ इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन जो वहाँ के लोग थे वो मेजॉरिटी हिंदू लोग थे और वो सारे लोग इस डिसीजन, जो नवाब का डिसीजन था, उसको अपोज कर रहे थे और इसी के साथ साथ लोगों में अनरेस्ट आया, ठीक है, और तब जाकर इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और एक प्लेबिसाइट हो, यानी कि पीपल डायरेक्टली वोटेड, ठीक है, उनका लोगों का डायरेक्ट वोट हुआ और उसमें लोगों ने इंडियन यूनियन के साथ जुड़ना पसंद किया। फिर कश्मीर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि ये हम लोग आगे जाके थोड़ा डिटेल में और पढ़ने ही वाले हैं। तो छोटे में हम लोग ये समझ सकते हैं कि कश्मीर के जो रूलर थे वो हिंदू थे, ठीक है, महाराजा हरी सिंह वहाँ के रूलर थे और उनका डिसीजन था कि वो इंडिपेंडेंट रहना पसंद करेंगे, ठीक है। वहाँ के लोग कश्मीर के मेजॉरिटी मुस्लिम थे, ठीक है, तो मिलिट्री हेल्प लेनी पड़ गई थी महाराजा हरी सिंह को। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से कुछ ट्राइबल ट्रूप्स जो थे वो आकर कश्मीर में हमला कर रहे थे, ठीक है। तो जो महाराजा हरी सिंह थे उनको मिलिट्री हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी, तब जाके उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और वो इंडिया के पार्ट बन चुके थे। और फिर जाकर इंडिया ने अपने ट्रूप्स भेजे हैं और कश्मीर को डिफेंड किया है।
अब यहाँ ना सबसे इंटरेस्टिंग केस था हैदराबाद का। तो हैदराबाद के ना निज़ाम है, ठीक है, जो रूलर है वहाँ के, उनको निज़ाम बोला जाता है। और वो मतलब वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन में से एक होंगे, ठीक है। और वो चाहते थे कि हैदराबाद के पास इंडिपेंडेंस स्टेटस हो, ठीक है। और इसीलिए इंडिया के साथ उन्होंने नवंबर 1947 में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था। तो अगर ऐसा होता कि अगर ये इंडिपेंडेंट रह जाते तो एक तरीके से ये इंडिया का टेरिटोरियल यूनिटी के लिए एक थ्रेट बन जाता। लेकिन जो वहाँ के लोग थे वो इंडियन यूनियन ज्वाइन करना चाहते थे, और इसीलिए एक अपराइजिंग भी हुई थी, या मूवमेंट कह सकते हैं हम लोग, वो हुई थी जिसमें वो लोग अपोज कर रहे थे निज़ाम के इस डिसीजन को। स्पेशली उसमें पीजेंट और विमेन भी थी। लेकिन उस मूवमेंट को दबाने के लिए जो निज़ाम थे उन्होंने अपने रज़ाकार, यानी निज़ाम की एक पैरामिलिट्री फोर्स हुआ करती थी, उनको उस जो भी मूवमेंट को दबाने के लिए उनको तैनात कर दिया गया। और उनका तरीका इतना ख़राब था, ठीक है। मर्डर होते थे, रेप होते थे, लूट पाट होते थे। स्पेशली जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको टारगेट किया जाता था। फाइनली जाकर जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उसने इंटरवीन किया, और ऑपरेशन पोलो हुआ था 1948 में, जिसको एक पुलिस एक्शन की तरह बोला गया था, जो कि हैदराबाद में हुआ। तो इंडियन आर्मी को ऑर्डर्स दिए गए थे कि इस सिचुएशन को आप टैकल करिए। और फाइनली जाकर सितंबर 1948 में वो इंडियन आर्मी गई निज़ाम के फोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए, और कुछ दिनों के अंदर ही निज़ाम सरेंडर कर चुके थे। और फिर जाकर हैदराबाद इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट हो गया था। फिर हम बात करेंगे मणिपुर के केस की। मणिपुर में महाराजा बोधा चंद्र सिंह थे, ठीक है, वहाँ के रूलर। और 1947 में ऑलरेडी इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर चुका था। लेकिन उसमें एक चीज़ थी कि इनके पास कुछ इंटरनल ऑटोनॉमी थी, ठीक है, एक्सेप्ट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। फिर आगे जाकर पब्लिक प्रेशर में उन्होंने इलेक्शंस करवाए थे, ठीक है। एक इलेक्शन हुआ था जून 1948 में, जिसके बाद वो स्टेट एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था। और मणिपुर पहला वो स्टेट है या फिर पार्ट है इंडिया का जहाँ पर वो इलेक्शन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से हुआ है। जो मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें काफ़ी डिफरेंसेस थे कि क्या मणिपुर को इंडिया के साथ मर्ज होना चाहिए कि नहीं। जो स्टेट कांग्रेस थी वो चाहती थी मर्ज करना, मतलब वो एग्री करती थी। लेकिन जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसके अपोजिशन में थे। तो फाइनली मर्जर एग्रीमेंट साइन कर दिया गया था महाराजा के द्वारा 1949 में। प्रिसाइसली देखा जाए तो सितंबर 1949 में शिलोंग में जाकर। तो इस मर्जर के ज़रिए मणिपुर जो था वो इंडियन यूनियन में मर्ज हो गया था। लेकिन एक गलती या प्रॉब्लम उस टाइम पे ये हुई थी कि ये मर्जर एग्रीमेंट जो साइन हुआ था वो बिना मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली के कंसल्ट की हुई थी, जिसके वजह से बहुत पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन हो गया था, ठीक है। और लोगों में उस टाइम पे बहुत गुस्सा था, काफ़ी नाराज़गी थी, जिसके इफेक्ट हम आज भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं।